हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में। इससे पहले हम लोग संधारित्र का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का सूत्र भी उत्पन्न कर चुके हैं। मतलब अब हमें यह समझना है कि एक संधारित्र के अंदर ऊर्जा होती है तो किस कारण से होती है, और अगर होती है तो उसका सूत्र क्या होता है। ये इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। अब दोस्तों, हम मान लेते हैं हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो निरावेशित है, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। समांतर प्लेट संधारित्र आप जानते हो, दो प्लेट होती हैं, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, और हमारा टारगेट ये है कि हम इसको आवेशित करना चाहते हैं, अर्थात इसकी एक प्लेट को प्लस का क्यू और दूसरी प्लेट को माइनस का क्यू देना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है। तो इस समांतर प्लेट संधारित्र को, जो कि आवेशित नहीं है, इसको आवेशित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको आवेशित करने के लिए हम बैटरी से जोड़ सकते हैं। तो इसे आवेशित करने के लिए हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये लीजिए। अब बैटरी जब इसको आवेशित करना शुरू करेगी तो बैटरी इस प्लेट को प्लस देगी और बैटरी इस प्लेट को माइनस देगी। तो आप ये कह सकते हो कि जब बैटरी इसको आवेशित कर रही होगी तो इस प्लेट से इस प्लेट पर कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा होगा? माइनस का आवेश स्थानांतरित हो रहा होगा। क्योंकि आवेशित करने का मतलब होता है जो प्लेट बैटरी के धनात्मक से जुड़ी हुई है, बैटरी उसको प्लस आवेश देगी, और जो बैटरी के ऋणात्मक जुड़ी हुई है, बैटरी उसको ऋणात्मक आवेश देगी। मतलब यहां पे जब आवेशन की प्रक्रिया चल रही होगी तो इस प्लेट से इस प्लेट पे कौन सा आवेश स्थानांतरित हो रहा होगा? माइनस। ठीक बात है। हम ये मान लेते हैं कि पहले इस संधारित्र का आवेश शून्य था, और अभी जब बैटरी ने इसको आवेशित करना शुरू किया तो उस बीच ये आवेश जो पहली प्लेट पे आया है, ये है प्लस का क्यू डैश। कितना है? प्लस का क्यू डैश। और पड़ोस वाली प्लेट पर जो आएगा वो होगा माइनस का क्यू डैश। जितना प्लस इसके ऊपर आएगा उतना माइनस पड़ोस वाली पे आएगा। तो ये बैटरी आपके संधारित्र को आवेशित करना शुरू करती है। हमारा टारगेट है कि शून्य आवेश से हम क्यू आवेश तक लेकर के जाएं। उसके बीच में एक पड़ाव आता है, जिस पड़ाव में आपकी बैटरी ने पहली प्लेट को प्लस का क्यू डैश आवेश दे दिया है और दूसरी प्लेट के पास माइनस का क्यू डैश आवेश है। अब इस स्थिति का पहले अवलोकन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखना, अब इस स्थिति का अगर अवलोकन करें, मान लेते हैं इस संधारित्र की धारिता सी है। तो अब अगर अपन इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर देखें तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है? Q बराबर होता है CV, जहां V विभवांतर है। तो विभवांतर V बराबर क्या होगा? आवेश बटा धारिता। तो आवेश Q बटा धारिता C। अब अगर इसके लिए लगाएं तो विभवांतर V बराबर कितना होगा? जब इसको थोड़ा सा आवेशित किया है तो थोड़ा सा विभवांतर आया है, मान लेते हैं वो विभवांतर V डैश है। तो विभवांतर V डैश बराबर होगा आवेश। कितना आवेश दे रखा है आपने? Q डैश डिवाइड बाय धारिता। धारिता कितनी है इसकी? C। कह दीजिए इसको समीकरण 1। तो अभी तक जो कहानी हुई है वो कहानी क्या है कि बैटरी इस समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करना शुरू करती है। आवेशन की प्रक्रिया में मान लेते हैं बीच में प्लेट 1 जो है उसके ऊपर प्लस का क्यू डैश आवेश है और प्लेट 2 के ऊपर माइनस का क्यू डैश आवेश है। अब अगर इतना आवेश उत्पन्न हो चुका है और इतनी धारिता है तो विभवांतर V डैश कितना होगा? आवेश बटा धारिता। तो अभी इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? V डैश, जो कि बराबर होगा आपके आवेश जो इसके ऊपर है क्यू डैश अपॉन धारिता जो कि है C। यहां तक ठीक है। अब सुनना, अब हम लेकर के जाना चाहते हैं DQ आवेश को, छोटे से आवेश को। भाई पहले क्यू डैश आवेश तो इस प्लेट पे आ चुका है, ये माइनस का क्यू डैश आवेश जो है वो इस प्लेट के ऊपर है। अब अपन यहां से यहां तक लेके जाना चाहते हैं और छोटा सा आवेश DQ। अब आप सोचो, इस प्लेट से इस प्लेट पर माइनस का आवेश स्थानांतरित हो रहा है, सही बात है। अब यहां से अगर माइनस निकल के इधर जाएगा तो इधर पहले से क्या है? माइनस है। तो ये माइनस आने वाले माइनस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और जब ये यहां से माइनस यहां जाएगा, मतलब ये समांतर प्लेट संधारित्र अगर और आवेशित होना चाहेगा तो जो पहले से उत्पन्न आवेश है वो उत्पन्न आवेश और आने वाले आवेश को रोकने की कोशिश करेगा। उस रोकने की कोशिश के कारण आपको उसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य किस रूप में संचित होगा? आपकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है। तो और आवेश DQ को स्थानांतरित करने में कार्य
अब अगर और छोटा सा आवेश डी क्यू आप लेके जाना चाहते हो तो जो छोटा सा कार्य होगा वो होगा डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटे से आवेश को लेके जा रहे हो, छोटा सा कार्य होगा, तो डी डब्ल्यू कैसे निकाला जाएगा? देखो, विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर बराबर है कार्य बटा आवेश, तो कार्य कितना होगा? विभवांतर इंटू आवेश, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर, जब आप इस और dq आवेश को इस प्लेट से इस प्लेट पर लेकर के जा रहे हो तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है? इन प्लेटों के मध्य विभवांतर है v डैश। आप इस प्लेट से इस प्लेट तक कौन से आवेश को लेके जा रहे हो? आप इस प्लेट से इस प्लेट तक लेके जा रहे हो dq आवेश को, तो आवेश जिसको हम लेके जा रहे हैं वो है dq। तो यहां से यहां तक और dq आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना होगा? dw बराबर v डैश इंटू dq। अब समीकरण 1 से अपन v डैश का मान यहां रख सकते हैं। dw बराबर q डैश बटा c dq। अब छोटे से आवेश को यहां से यहां तक ले जाने का कार्य आ चुका है। ऐसा अपन पहले फिजिक्स में बहुत बार कर चुके हैं कि अगर छोटे से के लिए कार्य आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम समाकलन की सहायता से पूरा आवेशित करने के लिए कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कार्य है dq आवेश को विस्थापित करने का। आपको कार्य चाहिए पूरे आवेश के लिए, तो आप इसका क्या कर सकते हो? समाकलन कर सकते हो। देखना भी, संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य। संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य कैसे निकालोगे? देखना, W बराबर, ये संपूर्ण कार्य है, ये समाकलन होगा किसका? dw का, क्योंकि dw है छोटे से आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब उसका समाकलन कर देंगे तो पूरे आवेशित करने के लिए कार्य आ जाएगा। पहले भी मैं कर चुका हूं ऐसा। अब ये जो dw का मान है ये समीकरण 2 से आप रख दीजिए, तो ये मान यहां आ जाएगा q डैश बटा c dq। अब सोचने वाली बात है समाकलन कहां से कहां तक करना है। समाकलन में लिमिट लगती है। लिमिट किसके हिसाब से लगती है? जो डी के साथ लिखा होता है। डी के साथ कौन लिखा हुआ है? आवेश। अब आवेश के बारे में सोचो, कहां से शुरू करके आपको कहां तक जाना है। याद करो आपका टारगेट क्या था। आपका टारगेट था कि एक समांतर प्लेट जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है उसको कितना आवेश देना? कैपिटल क्यू आवेश देना। यह आपका टारगेट था। तो आप जीरो से शुरू कर रहे हो आवेशित करना, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में माना था इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो हम जीरो से इसको आवेशित करना शुरू कर रहे हैं, और कहां तक आवेशित कर रहे हैं? कैपिटल क्यू तक। तो इस कार्य का समाकलन कहां से कहां होगा? जीरो से कैपिटल क्यू। ठीक बात है? ठीक है दोस्तों, तो हमने पता लगा लिया कि पूरा आवेशित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब अपन समाकलन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना, W बराबर, इसका समाकलन हल करना है। C इसमें नियतांक है, धारिता नियत होती है, उसको बाहर निकाल लो तो 1/c बाहर आ गया। जीरो से लेके क्यू तक q डैश dq का। q डैश x की घात n का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे q डैश है, q डैश मतलब उसकी घात कितनी है? 1 है। तो q डैश का समाकलन क्या होगा? q डैश 1+1 2 अपॉन 2, जीरो से लेके q तक। भाई कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है। x की घात n dx समाकलन क्या होता है? x की घात n+1 अपॉन n+1। ये था q डैश। q डैश का मतलब उसकी घात कितनी थी? 1। तो q डैश का समाकलन देख लो, मैच कर लो, क्या होगा? q डैश 1+1 अपॉन 1+1, घात +1 अपॉन घात +1। तो ये हो गया आपका q डैश का स्क्वायर बटा 2। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद अपन रखते हैं ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस q डैश की जगह पहले q को रखोगे तो 1/c, q डैश ये आएगा q, तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 0। यहां पे 0 रखोगे तो 0 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा, तो q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो अब आपका W हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2c। तो ये कार्य आ जाता है, जो कार्य आप पूरे संधारित्र को जीरो से शुरू करके क्यू आवेशित करने में करते हो। ठीक बात है? यही कार्य किसके रूप में संचित होगा?
ऊर्जा के रूप में। तो संचित ऊर्जा यही होगी, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और U बराबर, U होगा ऊर्जा, ये आएगी Q²/2C, और यही वो ऊर्जा है जो संधारित्र के अंदर संचित रहती है, जहां Q उसकी प्लेटों पे आवेश है और C उसकी धारिता होती है। इतना आसान डेरिवेशन था। अब मैं फटाफट आपको समझा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं कि ये चीज क्या है, फिर इस फॉर्मूले के अलग अलग रूप हैं वो आपको बता देता हूं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, अब देखो दोस्तों, कहानी कहां से शुरू होती है। दो प्लेटें हैं आपके पास जिनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। आप चाहते हो कि बैटरी से जोड़ के उनको 0 से ले जाकर के Q आवेश तक आवेशित कर दो। ऐसा करने के लिए बैटरी अपना काम शुरू करती है। जब बैटरी आवेशित करना शुरू करेगी तो बैटरी एक प्लेट को प्लस आवेश देगी, दूसरी प्लेट को माइनस आवेश देगी। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहां से यहां क्या स्थानांतरित हो रहा है, माइनस, क्योंकि जब यहां से यहां माइनस जाएगा तो इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। कहने वाले इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहां से यहां माइनस जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो यहां से यहां प्लस जा रहा है। बोलने का तरीका होता है एक ही बात, कि यहां से यहां जा रहा है माइनस तो इधर प्लस आ रहा है, या फिर इधर से उधर जा रहा है प्लस ताकि यहां पे क्या आ रहा है, माइनस। ठीक है। जब बैटरी इसको आवेशित करना शुरू करती है तो इस प्लेट के ऊपर प्लस आवेश आ गया, इस प्लेट के ऊपर माइनस आवेश आ गया। अब सोचने वाली बात है कि जब बैटरी इसको और ज्यादा आवेशित करने की कोशिश करेगी तो जब यहां से माइनस निकल करके इधर जाएगा तो ये जो माइनस आ रहा है, इस माइनस को ये माइनस क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिकर्षण के खिलाफ आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जो भी कार्य हम करेंगे वो किस रूप में संचित होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। बिल्कुल वैसे ही अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ड्राइव करने के लिए। मान लेते हैं बैटरी ने अपना काम शुरू किया। जब बैटरी ने अपना काम शुरू किया तो बीच में कहीं पे इसके ऊपर चार्ज था प्लस का Q डैश, इसके ऊपर चार्ज था माइनस का Q डैश। तो अगर इसके ऊपर आवेश Q डैश है, इसकी धारिता C है, तो इन प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, V डैश, जिसका सूत्र होता है आवेश बटा धारिता। आवेश है Q डैश, धारिता है C, तो V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश बटा C। आगे देखो, अब ये जो बीच की स्थिति है ये एक बार आवेशित कर दिया इसने। अब ये अगर और ज्यादा आवेश देने की कोशिश करती है, बैटरी और ज्यादा DQ आवेश को यहां से वहां भेजने की कोशिश करती है, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, इस विभवांतर के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये विभवांतर पहले से यहां पे डेवलप हो चुका है। अब उस कार्य को कैसे निकालोगे, वो कार्य होगा विभवांतर इंटू आवेश। हम किस विभवांतर के खिलाफ आवेश को लेके जा रहे हैं, V डैश के खिलाफ, तो विभवांतर आ जाएगा V डैश। किस आवेश को लेके जा रहे हैं, हम DQ को लेके जा रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा DQ। इतना कार्य करना पड़ेगा। तो ये छोटा सा कार्य है जो और छोटे से आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया जाता है। अब अगर छोटा सा कार्य आपने निकाल लिया है तो बड़ा कार्य भी आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर एक बार छोटा सा कार्य आता है तो हम उसका समाकलन करके संपूर्ण कार्य आसानी से निकाल लेते हैं। तो समाकलन किसका होगा, इस DW का समाकलन होगा। कहां से कहां तक होगा, DW का मान यहां से आप यहां रख दीजिए, यहां पे क्या आ रहा है, DQ, आवेश आ रहा है, तो आवेश के हिसाब से यहां से यहां लिमिट लगेगी। अब एक बात सोचने की है कि आपकी समांतर प्लेट संधारित्र जो है, उस समांतर प्लेट संधारित्र पे कोई आवेश नहीं है, ये निरावेशित है स्टार्टिंग में, और आपका टारगेट क्या है कि आप इसको लास्ट में Q आवेश देना चाहते हो। तो समाकलन कहां से कहां होगा, समाकलन होगा 0 से लेकर के Q तक, मतलब हम उसको निरावेशित से Q आवेश देना चाहते हैं। उसके बाद 1/c कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। Q डैश के ऊपर घात कितनी है, 1 है। x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। तो Q डैश dq का समाकलन होगा Q डैश 1+1 अपॉन 1+1, अर्थात Q डैश का स्क्वायर बटा 2। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में आप इसकी जगह Q रखोगे, Q²/2, Q डैश की जगह 0 रखोगे, पूरा 0 हो जाएगा, निकल के आ गया Q²/2c, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ Q²/c। ये जितना भी कार्य आपने किया है इस पूरे को आवेशित करने में, ये सारा कार्य किसके रूप में संचित होगा, ये सारा कार्य इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र होता है Q²/2c। ठीक है, तो ये था आपका डेरिवेशन। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसकी थोड़ी लैंग्वेज भी आपके लिए लिख ली है ताकि आप पढ़ सकें। देखिए, बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है, बैटरी संधारित्र को आवेशित कर रही है, ये धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटा करके ऋणात्मक प्लेट में धकेलती है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां धकेलती है ताकि इस पे माइनस आए, उस पे प्लस आए और आपका संधारित्र आवेशित हो। सही बात है, जिससे आवेश का पृथक्करण हो रहा है, मतलब एक तरफ प्लस हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है। माना किसी क्षण पर आवेश Q डैश पहले से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित हो चुका है, अब बीच में एक स्थिति आई है जहां पे इस पे आवेश Q डैश आ गया, इस पे आ गया माइनस का Q डैश। इस क्षण विभवांतर V डैश है, V डैश बराबर है Q डैश बटा C। और उसके बाद अब और आवेश DQ को स्थानांतरित करने में कार्य वो आप निकाल चुके हैं, और अंत में यहां आपने देख लिया संपूर्ण आवेशित करने के लिए किया गया कार्य, तो आप लैंग्वेज में लिख सकें इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। और अब ये यहां पे जाकर के लास्ट में आ जाएगा कि यही कार्य जो आपका संधारित्र है उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और इसी W को अपन बोल सकते हैं U, जो कि है Q²/2c। ठीक है,
अब ये जो u बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c है, इसके दो अलग अलग रूप भी हो सकते हैं। सुनना, यहां कर लेते हैं। u बराबर है क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब हम एक चीज जानते हैं कि q बराबर होता है cv। तो q बराबर cv होता है, ये रहा, पहले ही पढ़ रखा है अपन ने। तो q बराबर cv होता है, तो q का मान यहां पे रखो। तो क्या आएगा q का मान, cv का होल स्क्वायर बटा 2c। ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर, स्क्वायर होगा ना, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। एक c से एक c कट जाएगा, u का मान क्या निकल के आएगा, हाफ cv स्क्वायर। तो एक सूत्र तो होता है q स्क्वायर बाय 2c, आपको ये याद करना है, LEARN लर्न, ये आपको याद करना है। q की जगह आप cv रख दो तो नया सूत्र बन जाएगा, cc कट जाएगा, हाफ cv स्क्वायर। इसको भी आपको याद रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। अब देखिए, हम एक और चीज कर सकते हैं। q बराबर क्या होता है, cv, तो c बराबर क्या होता है, q बटा v। तो इस c का मान आप यहां रख दीजिए, क्या आएगा, u बराबर आएगा q स्क्वायर बटा 2, c की जगह आ जाएगा q बटा v। तो q नीचे रहेगा, v ऊपर चल जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा, ये आ जाएगा हाफ q इंटू v। हाफ q इंटू v। तो तीन सूत्र हो सकते हैं, u बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2c, q का मान रख दो cv तो आ जाएगा हाफ cv स्क्वायर, या फिर c का मान रख दो q बटा v, तो वो कट कुटा के एक q कट जाएगा और ये बचेगा u बराबर हाफ qv। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, तीनों एक ही बात है, बस सूत्र को थोड़ा बहुत घुमाया फिराया है, बाकी और कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित चालकों के संयोजन में आवेश का पुनर्वितरण और ऊर्जा की हानि। एक सिस्टमेटिक टॉपिक है, सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ाऊंगा, कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होने वाली है, बस मैथ्स का पार्ट रहेगा, फिजिक्स का पार्ट काफी आसान होगा। ठीक है, टॉपिक को धीरे धीरे देखते जाइएगा, साथ साथ उसको लिखते जाइएगा, और इस टॉपिक को लास्ट में खुद से करके जरूर देखिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है एग्जाम में। शुरू करते हैं दोस्तों। मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं। एक चालक के ऊपर आवेश है Q1, उसकी धारिता है C1, और उस पर जो विभव है वो है V1। हमारे पास एक और चालक है, उसका आवेश है Q2, उसकी धारिता है C2 और उसका विभव है V2। अब हम जानते हैं कि Q बराबर होता है CV, तो इसके आवेश को लिख सकते हैं Q1 बराबर C1 इंटू V1। इसके आवेश को लिख सकते हैं Q2 बराबर C2 इंटू V2। अगर अपन कुल आवेश लिखना चाहें, अभी हमने कुछ किया नहीं है, ये शुरुआत है, तो वो होगा Q1 प्लस Q2। तो Q1 कितना है, C1 V1, Q2 कितना है, C2 V2। तो ये कुल आपका आवेश हो गया स्टार्टिंग में। तो अभी तक कोई खास चीज नहीं हुई है, अभी बहुत सिंपल चल रहा है सब कुछ, कि आपके पास दो चालक हैं, पहले चालक का आवेश है Q1, उसकी धारिता है C1, उसका विभव है V1। दूसरा आवेश है, मतलब दूसरा चालक है, उसका आवेश है Q2, उसका धारिता है C2, उसका विभव है V2। हम बोल सकते हैं Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1, Q बराबर CV, Q2 बराबर C2 इंटू V2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कुल आवेश। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इन दोनों चालकों को एक दूसरे से एक चालक तार द्वारा जोड़ देंगे। अब आप बात को समझिएगा, जब दो आवेशों को आप एक चालक तार से जोड़ते हो जिनका विभव अलग अलग है, तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था कि विभवांतर होने के कारण, मतलब विभव के अलग होने के कारण आवेश एक जगह से दूसरी जगह में प्रवाहित होता है। अब क्योंकि इन दोनों चालकों के विभव अलग अलग हैं, इसका विभव है V1, इसका विभव है V2, तो हो सकता है कि इससे आवेश इसमें प्रवाहित हो या इससे आवेश इसमें प्रवाहित हो, मतलब आवेश का प्रवाह निश्चित है। सही बात है, अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो यहां से यहां जाएगा आवेश, अगर ये ज्यादा है और वो कम है विभव, तो यहां से वहां जाएगा आवेश, परंतु आवेश का प्रवाह निश्चित है। अब हम ये मान लेते हैं कि जैसे ही चालक तार से जोड़ा, इनके अंदर आवेशों ने प्रवाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके मध्य विभव का अंतर था, क्योंकि इनके मध्य विभवांतर था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आवेश का प्रवाह कब तक चलता रहेगा, तो ये आवेश का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। सही बात है।
तो चालक तार से जोड़ने पर इन दोनों के अंदर आवेश का आदान प्रदान होता है, इन दोनों के अंदर आवेश का पुनर्वितरण होता है तब तक जब तक कि इन दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। तो थोड़ी देर पश्चात इनके अंदर आप देखोगे कि आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, क्योंकि आवेश के पुनर्वितरण से अब इन दोनों का विभव बराबर हो चुका है, और इन दोनों का विभव कितना है v, इसका भी कितना है v। ये हमेशा होता है, हमेशा होता है ऐसा। जब आप एक चालक को दूसरे से जोड़ते हो तो उनके अंदर आवेश प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि उनका विभव बराबर नहीं हो जाता। अब आवेश प्रवाह हुआ इनके अंदर, तो मैं मान लेता हूं कि इसका आवेश Q1 से अब हो गया है Q1 डैश, इसका आवेश Q2 से अब हो गया है Q2 डैश, क्योंकि पुनर्वितरण हो चुका है, विभव दोनों का बराबर है, तभी ये सब रुका है। C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है धारिता आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती है। तो पहले भी इसकी धारिता C1 थी और इसकी C2 थी, अब भी इसकी C1 होगी और इसकी C2 होगी। अब इस हिसाब से देखें तो Q बराबर क्या होता है CV, तो नया वाला Q1 डैश क्या आएगा C1 इंटू V, इधर से Q बराबर CV, Q2 डैश कितना आएगा C2 इंटू V। अब कुल आवेश कितना होगा बाद में Q फाइनल, ये प्रक्रिया होने के बाद Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है दोस्तों C1V प्लस C2V। ये हो गया फाइनल, इसे समीकरण 1 कह दीजिए, इसे समीकरण 2 बोल दीजिए। ठीक है ना, यहां तक टॉपिक एकदम मक्खन चल रहा है। अब आगे देखो, आवेश संरक्षण के नियम से हम एक बात बोल सकते हैं, सुनना क्या। आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी प्रक्रिया के पहले कुल आवेश किसी प्रक्रिया के पश्चात कुल आवेश के बराबर होता है, अगर कोई बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इन दोनों को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, इन दोनों ने आपस में आवेश का पुनर्वितरण किया है, तो पहले जो कुल आवेश था और बाद में जो कुल आवेश है वो आपस में क्या होगा बराबर, क्योंकि आवेश का केवल पुनर्वितरण हुआ है। मान लो इसके पास 10 कूलाम था, इसके पास 20 कूलाम था, तो मिलाकर के कितना था 30। अब उसी 30 को इन्होंने आपस में नए तरीके से बांट लिया, परंतु ऐसा तो नहीं होगा ना कि 30 का 40 हो जाए या 30 का 20 हो जाए। मतलब इनके पास जितना भी आवेश था वो आवेश का योग, मतलब Q1 प्लस Q2 जो पहले था कुल आवेश, अभी भी इनको जोड़ेंगे तो कुल आवेश उतना ही आएगा, क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार ना आवेश को बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, बस उसको वितरित किया जा सकता है। तो इन्होंने आपस में आवेश को अलग तरीके से वितरित किया है, क्योंकि इनके विभव अलग अलग थे। अब विभव बराबर है आवेश के वितरण के पश्चात, तो अब जो कुल आवेश है और जो पहले कुल आवेश था वो बराबर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि Q1 Q1 डैश के बराबर है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि Q2 Q2 डैश के बराबर है, बट Q1 प्लस Q2 जो है और Q1 डैश प्लस Q2 डैश जो है वो आपस में बराबर है। समझ रहे हो, इन दोनों के आवेश का योग इधर और इन दोनों के आवेश का योग इधर, ये आपस में बराबर है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। तो समीकरण 1 और 2 से अपन मान रख देते हैं। इसका मान रखो C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1 प्लस C2, चलो बाद में करेंगे, C1V प्लस C2V। अब अगले स्टेप में इसको मैं इधर लिख रहा हूं, उसको उधर लिख रहा हूं, और यहां से V कॉमन निकाल रहा हूं। तो इसको पहले लिख रहा हूं C1 प्लस C2, V कॉमन निकाल लिया मैंने, बराबर ये चीज लिख दो C1V1 प्लस C2V2। अब V कितना निकल के आ रहा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये विभव होने वाला है जब आप दो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ते हो, तो ये वो विभव है जो बराबर है। ठीक है, वो समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करूं तो वो क्या आ रहा है C1V अपॉन C2V। समझ रहे हो, अगर मैं Q1 डैश अपॉन Q2 डैश करूं तो क्या आ रहा है C1V अपॉन C2V। इस V से ये भी कट जाएगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश क्या आ रहा है C1 अपॉन C2। मतलब जिसकी धारिता ज्यादा होगी आवेश के पुनर्वितरण में उस पर आवेश ज्यादा आएगा, क्योंकि देखो अगर C1 ज्यादा होगा तो Q1 डैश ज्यादा होगा, अगर C1 कम होगा तो Q1 डैश कम होगा, क्योंकि आमने सामने है। तो यही काम की बात है कि जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो जिस चालक की धारिता ज्यादा होती है उसको ज्यादा आवेश प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का जो अनुपात होता है, ये देखो पुनर्वितरण के पश्चात जो चालकों के ऊपर जो आवेश है उनका जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है।
चालकों पर आवेश का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश होगा C1 अपॉन में C2। तो दोस्तों यहां तक की कहानी बेहद आसान थी, टॉपिक अभी बड़ा है, मैंने यहां तक कवर किया है। देखो पहले एक चालक के ऊपर ये सब आवेश, धारिता और विभव है, दूसरे का ये आवेश, धारिता, विभव है। पहले का कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2, C1 V1 प्लस C2 V2। बाद में जब इनको आपस में जोड़ा चालक तार से, तो इनमें तब तक आवेश का पुनर्वितरण हुआ जब तक कि इनका विभव बराबर ना हो जाए। पुनर्वितरण रुकने पर इसका आवेश Q1 से Q1 डैश है, इसका Q2 से Q2 डैश है, विभव बराबर हो चुका है, तभी इनका वितरण रुका है। C1 C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से अपन देखें तो Q1 डैश आ रहा है C1V, Q2 डैश आ रहा है C2V। अब ये जो कुल आवेश है प्रक्रिया के पश्चात और ये जो कुल आवेश है प्रक्रिया के पूर्व, ये बराबर होगा, क्योंकि यही आवेश संरक्षण का नियम है। यहां से हमने वो V निकाल लिया, वो विभव निकाल लिया जो इन दोनों का बराबर है। अब हम ऊर्जा की बात करने वाले हैं। तो ऊर्जा की बात करते वक्त मैं ये प्रक्रिया के पूर्व का कुल आवेश, पश्चात का कुल आवेश, ये सब मिटा दूंगा, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम शुरू करते हैं ऊर्जा की बात। अब देखिए, प्रक्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा, उसको बोलते हैं UI। कैसे निकालेंगे? ऊर्जा का सूत्र होता है, हमने ड्राइव किया है पहले वाले वीडियो में, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो ये हाफ CV स्क्वायर लगाना है अपन को, हाफ CV स्क्वायर। पहले वाले के लिखते हैं हाफ CV। C कितना है इसका? C1। V कितना है इसका? V1। तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले के लगाते हैं सेम फॉर्मूला, हाफ C2 V2 स्क्वायर। सिंपल, हाफ CV स्क्वायर सूत्र होता है, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर, हो गया। प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा, UF, U फाइनल। इसकी ऊर्जा कैसे लिखोगे? हाफ इसकी धारिता C1, विभव V, तो C1 V स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये होता है ना हाफ CV स्क्वायर, तो जो आपका C है वो रख दीजिए, जो आपका V है वो रख दीजिए, U आ जाएगा। इसके लिए लिखोगे हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये हो गई प्रक्रिया के पूर्व कुल ऊर्जा और ये हो गई प्रक्रिया के पश्चात कुल ऊर्जा। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाफ CV स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये पहले वाले चालक की ऊर्जा दूसरे वाले की ऐड कर दो, पहले वाले की दूसरे वाले की ऐड कर दो। यहां से देखो अब UF कैसे आ रहा है आपका, हाफ C1 प्लस C2 कॉमन निकल जाएगा, बाहर क्या बचा? V स्क्वायर। यहां से V लिख लो, तो हाफ C1 प्लस C2 V की जगह आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आपने रख दिया V का मान स्क्वायर। अभी कुछ खास नहीं किया है, केवल इस V का मान यहां पे रखा है, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन देखेंगे कि बाद की ऊर्जा ज्यादा है या पहले की ऊर्जा ज्यादा है। तो हम बाद की ऊर्जा में से पहले की ऊर्जा को माइनस करेंगे, उसको हल करके देखेंगे कि मान क्या आता है, ठीक है। तो अब अपन इसमें से इसको माइनस करने वाले हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मैथमेटिक्स शुरू करूंगा। अब दोस्तों हम लोग निकालने वाले हैं डेल्टा U। इसको निकालने के लिए अपन UI माइनस UF करेंगे। देखो UI है ये पहले की कुल ऊर्जा, इसमें से माइनस करेंगे बाद की कुल ऊर्जा को, देखते हैं फिर क्या ट्विस्ट आता है। तो UI हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ये पूरी चीज हाफ। अब देखो यहां एक ट्विस्ट है कहानी में, हाफ C1 प्लस C2, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर, अलग अलग लिख लो उसको। तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सही बात है भाई, इसके स्क्वायर को अलग लिख दिया, इसके स्क्वायर को अलग लिख दिया। क्यों लिखा? ये C1 प्लस C2 से ये जो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है वो कट जाएगा और केवल एक C1 प्लस C2 नीचे बचेगा। तो ये आ जाएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये बचेगा। चलो अब इसको हल करेंगे, ये सारा मिटा देता हूं मैं। अब हाफ पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस का C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2। अब एलसीएम निकालते हैं, तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां है C1 प्लस C2, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2। तो इसका एलसीएम आ गया पूरे का C1 प्लस C2। इसके पास C1 प्लस C2 नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, C1 V1 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से, प्लस ये चीज के पास भी C1 C2 नहीं है, मल्टीप्लाई होगा C2 V2 स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा C1 प्लस C2 से, माइनस अब इसको
इसके पास तो C1 C2 है, ये ऐसे कैसा रहेगा। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पूरे को ओपन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, a स्क्वायर C1V1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2V2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a हो गया C1V1, b C2V2। मैंने कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं किया है, बहुत सिंपल किया यार। C1 प्लस C2 का एलसीएम ले लिया, इसके पास नहीं था गुणा कर दिया, इसके पास नहीं था गुणा कर दिया, फिर इधर तो C1 प्लस C2 है, तो ये ऐसे कैसा रहेगा, तो इसको खोल दिया बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बाहर है, ब्रैकेट में खोलना ताकि माइनस अभी अंदर जाएगा, गलती नहीं करनी है। मैथ्स के बच्चे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बायो वाले ध्यान से देखना इसको। अब ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, तो ये इससे गुणा होगा तो C1 स्क्वायर हो जाएगा, ये V1 स्क्वायर ऐसे का ऐसा, प्लस ये इससे गुणा होगा तो C1 C2 V1 स्क्वायर आसान है भाई, ये इससे गुणा होगा तो C1 स्क्वायर, ये इससे गुणा होगा तो C1 C2, प्लस ऐसे ही C1 C2 V2 स्क्वायर, प्लस में ये इससे गुणा होगा तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब माइनस करके खोल दो पूरा, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस ये माइनस इस प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये होगा 2C1 V1 C2 V2। सिंपल मैथमेटिक्स भाई लोगों, ये हो गया C1 प्लस C2, ठीक है ना। इसको इससे गुणा किया, ये आ गया, 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 माइनस करके ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इसको पूरा स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर हो गया, इसका पूरा स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, C1 V1 स्क्वायर, C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर। अब आगे देखो, हाफ C1 C2 आ रहा है इसमें भी, C1 C2 आ रहा है इसमें भी, C1 C2 आ रहा है इसमें भी, कॉमन निकाल लो, ये पहले से नीचे है, क्या बचा ऊपर, C1 C2 यहां से बाहर गया V1 स्क्वायर, C1 C2 यहां से बाहर गया V2 स्क्वायर, माइनस C1 C2 यहां से बाहर गया V1 V2 बचा, तो 2V1 V2। भाई इस टर्म में से, इसमें से और इसमें से क्या बाहर निकाल लिया मैंने, C1 C2, तो जो बचा वो आपके सामने है। अब आप लोग एक बात जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, मतलब वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम बोल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आपका डेल्टा U अर्थात UI माइनस UF कितना आ रहा है, हाफ C1 C2 V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अब यहां एक बहुत खास बात सोचने की है कि C1 भी प्लस में है, धारिता है, C2 भी प्लस में है, ये C1 भी प्लस में है, ये C2 भी प्लस में है, हालांकि ये माइनस में है परंतु स्क्वायर हो रहा है, तो ये स्क्वायर के बाद जो भी मान निकल के आएगा वो प्लस में ही होगा। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि स्क्वायर के बाद मान माइनस में आ जाए, क्यों, क्योंकि ये जो आपका V1 माइनस V2 है, अगर ये माइनस में भी आता है तो ये स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। कहानी का सार, कविता का सार ये है कि सीधे हाथ की तरफ जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सबसे जो कुछ भी उत्तर आएगा वो सारा उत्तर किसमें होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, और ये स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर के बाद हमेशा वैल्यू कैसी आती है, प्लस, तो ये पूरी चीज प्लस में है। ये पूरी चीज प्लस में, इसका मतलब क्या है, ये RHS है, दाहिने हाथ की तरफ लिखा है, ये अगर पूरा प्लस में है इसका मतलब बाएं हाथ पर देखो, बाएं हाथ पर लिखा हुआ है UI माइनस UF, अगर ये प्लस में है तो ये भी किस में आना चाहिए, प्लस में, क्योंकि LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। ये प्लस में तब आ सकता है जब आपका UI ज्यादा हो किससे, UF से। अब मैं क्या कहना चाहता हूं सुनना, आप कभी भी जिंदगी में से 3 में से 2 को माइनस करते हो तो प्लस का 1 आता है ना, आप कभी भी 5 में से 3 को माइनस करते हो तो प्लस का 2 आता है ना, आप कभी भी 6 में से 4 को माइनस करते हो तो प्लस का 2 आता है ना। कहने का मतलब यह है कि जिन 2 को माइनस कर रहे हो उसमें ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है, ये वाली वैल्यू अगर बड़ी है, पहली प्लस वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, माइनस वाली छोटी होनी चाहिए, प्लस वाली बड़ी होनी चाहिए, माइनस वाली छोटी होनी चाहिए, प्लस वाली बड़ी होनी चाहिए, माइनस वाली छोटी होनी चाहिए, तब उत्तर किस में आता है, प्लस में। इसका उल्टा करके देखो, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने ऐसे किया 2 - 3 तो माइनस का 1 आएगा,
क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। आपने किया 3 माइनस 5 तो माइनस का 2 आएगा, आपने किया 4 माइनस 6 तो माइनस का 2 आएगा। आप चाहते हो प्लस में आए तो ये वाली वैल्यू जो प्लस में है वो बड़ी होनी चाहिए। अब आरएचएस हमारा पूरा प्लस है, आरएचएस के माइनस होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर आरएचएस के माइनस होने की गुंजाइश नहीं है तो एलएचएस को भी क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। एलएचएस प्लस कब होगा, एलएचएस जो है वो दो लोगों का माइनस है, तो इनमें से जो प्लस में है अगर वो माइनस वाले से बड़ा हो, जो प्लस में है वो माइनस वाले से बड़ा हो, तभी जाकर के उत्तर क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है। इसका मतलब यूआई को ज्यादा होना पड़ेगा किससे, यूएफ से। अर्थात पहले कुल ऊर्जा ज्यादा थी, बाद में कुल ऊर्जा कम थी, इसका मतलब ऊर्जा की क्या हुई है, हानि हुई है। यूआई क्या है, यूआई है पहले की कुल ऊर्जा, यूएफ क्या है, प्रक्रिया के बाद की कुल ऊर्जा। अब यूएफ छोटा आ रहा है यूआई से, इसका मतलब पहले ऊर्जा ज्यादा थी बाद में ऊर्जा कम है, इसका मतलब ऊर्जा की क्या हुई है, हानि। इसलिए टॉपिक के स्टार्टिंग में ही था कि ऊर्जा की हानि, और ऊर्जा की कितनी हानि हुई है, तो ये सूत्र उसका है, ये आपको बताएगा ऊर्जा की कितनी हानि हुई है। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। हाँ दोस्तों, लैंग्वेज मैंने लिख दी है, अर्थात आवेशी चालकों अथवा संधारित्रों को आपस में जोड़ने पर जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है उसमें ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है। क्योंकि आपने देखा ना कि पहले की ऊर्जा में से जब बाद की ऊर्जा को माइनस करके जब उसका आपने सूत्र निकाला तो उस सूत्र में कुछ भी ऐसा नहीं था जो माइनस में हो। ये चीज माइनस में थी बट स्क्वायर होने के कारण प्लस में हो गई, तो सब कुछ अगर प्लस में आ रहा है तो इधर भी ये दो चीज माइनस हो रही है, इसका उत्तर भी प्लस में आना चाहिए। इसका उत्तर प्लस में तब आएगा जब ये ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा है इससे, इसका मतलब पहले की ऊर्जा ज्यादा है बाद की ऊर्जा से, अर्थात एक बात बिल्कुल साफ है कि ऊर्जा की क्या हुई है, हानि हुई है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा की क्या होती है, हानि होती है, अगर विभवांतर अलग अलग है। आप देख रहे हो इसका विभवांतर V1 है, इसका विभवांतर V2। चलिए, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। न्यूमेरिकल्स हम लोग करते रहेंगे इस चैप्टर के। इसके बाद में शुरू करूंगा विद्युत धारा, जो बहुत ही मजेदार चैप्टर है और आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो इस वीडियो पे अपना प्यार जरूर बरसाइएगा, इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के इस तरह के वीडियो मंडे से फ्राइडे तक शाम को 6 बजे मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर